नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार कुमार राय 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो क्लास है हम लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लाइव फटाफट आ जाइए, ठीक है? बिहार एसएससी एग्जाम को की तैयारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल से है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है? चलिए, आज का जो पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ए में है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में है औरंगजेब, डी में है हुमायूं। बताइए जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब अकबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। मुगल शासक किसने? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर्स का पिता किसे कहा जाता है? ए में है लुइस पार्कर को, बी में है मार्क जॉर्डन को, सी में है चार्ल्स बेबेज को, डी में है बिल गेट को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए में है लॉर्ड हेस्टिंग, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में है लॉर्ड कैनिंग, डी में है लॉर्ड वेल वेलेजी। आंसर आप लोग बताइए इसका क्या सही होगा? भारत के प्रथम वायसराय किसको बोला जाता है? देखिए बात करें भारत के प्रथम वायसराय की, तो भारत के प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? भारत के प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? ठीक है, कितने बीट होते हैं? ए में है 8, बी में है 91, सी में है 12, डी में है 14। तो इसका जो सही जवाब क्या है? 8 इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। वही पूछा जाए कि 1 एमबी में कितना केबी होता है? तो 1024 केबी होता है। वही पूछा जाए कि 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1024 एमबी होता है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ए में है 9, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। जो कर्क रेखा है वो ये आपका बीच वाला ये पृथ्वी पूरी गोल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है, जो भारत से होकर गुजरती है। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री पर है उत्तरी, और ये दक्षिणी है 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। और ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो भारत से गुजरती है, ये भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ए में 1754 में, बी में 1764, सी में है 1774 में, डी में है 1845 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। देखिए कलकत्ता में बात करें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत में जो है कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ए में है 12,300 किलोमीटर, बी में है 18,700 किलोमीटर, और सी में है 20,700 किलोमीटर, डी में है 15,200 किलोमीटर। आप आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या सही है? बात करें भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,000 कितना है? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की, सिर्फ स्थलीय सीमा की बात किया गया है, जिससे स्थल से लगाव है, तो वो उसकी कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 19 अप्रैल को, बी में है 20 अप्रैल को, सी में है 21 अप्रैल को, डी में है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बता रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बात करें, आप लोग एक और चीज बताइए, एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो कर्क रेखा पर पड़ती है, जो कर्क रेखा अभी बताए हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें जो भारत के सबसे पश्चिमी राज्य है जो कर्क रेखा को छूती है वो कौन सा है? ए में है गोवा, बी में है राजस्थान, सी में है मुंबई, डी में है गुजरात। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब क्या है, गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप मैप बनाओगे तो सबसे जो पश्चिमी राज्य इधर पड़ता है वो क्या है? गुजरात वाला है। ठीक है, तो इसका जो क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए में है झारखंड, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है मध्य प्रदेश। बनारस नाम से ही स्पष्ट है, कहाँ पर? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए में है ब्राजील, बी में है अमेरिका, सी में है इंडोनेशिया, डी में है रूस। जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन है। शायद अब हम लोग उसको भी पीछे कर दिए हैं, भारत नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या है, तीसरे नंबर पर कौन सा है जनसंख्या के मामले में? ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। आपको ब्राजील ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ए में 1885 में, बी में 1895 में, सी में 1865 में, और डी में है 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बीबीआई में नोट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो ये कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इसका क्या, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? ए में है 25%, बी में है 35%, सी में है 21%, डी में है 10%। वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है? बात करें ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है, ऑक्सीजन कितना है? 21% है। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए में है 21 मई, बी में है 4 मई, डी में है सी में है 8 मई, और डी में है 8 मई। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या सही जवाब है? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? श्रम दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 1 मई को मनाया जाता है, श्रम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए में है 10 अप्रैल 1912 में, बी में है 22 मार्च 1912 में, सी में है 22 अप्रैल 1912 में, डी में है 15 मार्च 1912 ईस्वी में। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब क्या है, इसका क्या सही जवाब है? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूट्रो यूट्रोफिक झील, जो झील है कि क्या विशेषता नहीं है? ये फूलों से घिरी रहती है, बी में है उच्च पोषक तत्व प्रवाह करती है, सी में इनमें से प्राथमिकता उत्पादक कम पाई जाती है, डी में है इनमें नीली हरी शैवाल पाई जाती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब क्या है? सी इसका बिल्कुल सही। इसमें प्राथमिकता जो होती है उत्पादकता कम पाई जाती है। क्या है? उत्पादकता जो है वो कम पाई जाती है। तो इसका क्या सही जवाब है? सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं कि भारत का पहला पहला मिशन जो चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना। बात करें कि भारत का चंद्रयान पहला कब लॉन्च किया गया था, ए में है आपका ऑप्शन
17 अक्टूबर 2007 में, 28 अक्टूबर 2007 में, 22 अक्टूबर 2008 में, 23 अक्टूबर 2007 में। देखिए चंद्रयान बात करें कि ये कहाँ पर, ये चंद्रमा पर भेजने के लिए, चंद्रमा के जो है वो नॉर्थ पोल पर भेजने के लिए इसको भेजा गया था, ठीक है। तो इसका जो कब, पहला जो कब भेजा गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी कहाँ पर खत्म होती है, जो लूनी नदी है वो कहाँ पर खत्म होती है। ए में है साबरमती के संगम पर, बी में है कच्छ के रण में, सी में है अरब सागर में, डी में है माउंट आबू। तो लूनी नदी है ये कहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है। जो लूनी नदी है कहाँ पर जाके समाप्त होती है, ये कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए में है चिल्का, बी में है कुलेरू, डी में है तीन में है पुलिकट। ये बताना है कि ये तीनों में कौन कौन सा जो झील है जो आंध्र प्रदेश में है। केवल एक नंबर, दो नंबर है, तीन नंबर है, या दो या तीन है। आप आंसर इसका थोड़ा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका क्या सही जवाब है। देखिए आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसका डी बिल्कुल सही जवाब था। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी झीलों में से क्या है, एक है। और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में जो है पुलिकट झील है स्थित। पुलिकट झील जो चिल्का के बाद जो है दूसरी की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। तो इसमें दो जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या कहते हैं, कोलेरू और पुलिकट जो है आपका, ये आंध्र प्रदेश में है, चिल्का नहीं है, ठीक है। चिल्का दूसरी जगह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमकुर नामक स्थान भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता पता लगाया पता लगाया है। तो कुमार ये जो है वो किस राज्य में स्थित है। ए में है आंध्र प्रदेश में, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु, और डी में है महाराष्ट्र। आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका क्या सही जवाब है। ये बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन से है, आप और भी अदर्स एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल से, ठीक है। देखिए वो तुकुमार जो है ये किस राज्य में, तुकुमार जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और तुकुमार जिले का जो, यह तुकुमार जिले का मुख्यालय भी है। और यह बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है ये तुकुमार जो जगह है, आपको याद रखना है ये कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए। ए में है 5 लाख, बी में है 15 लाख, सी में है 30 लाख, और डी में है 25 लाख। देखिए भारत के जो सूक्ष्म उद्योग है, जैसे माइक्रो माइक्रो इंडस्ट्रीज जो है सबसे सूक्ष्म, इसमें मशीनरी जो कितना अधिकतम होना चाहिए ये आपको बताना है। आंसर आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो माइक्रो उद्योग है उसमें कितना लगभग निवेश होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए।
देखिए इसका सही जवाब क्या है? देखिए इसका सही जवाब क्या है? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कितना होना चाहिए? 25 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट होना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम, माइक्रो, मीडियम, मीडियम और ये नहीं सॉरी स्मॉल होता है वो, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, 3 फेज होते हैं। ए गड़बड़ हो गया, सॉरी 1 मिनट। एमएसएमई जो सरकार के द्वारा चलती है ना, एमएसएमई वही है। एम से हो जाएगा आपका माइक्रो, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, 1 मिनट इसको इरेज कर दें। 1 मिनट मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। एम एमएसएमई इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये सरकार के द्वारा जो माइक्रो होता है वो सूक्ष्म होता है, स्मॉल लघु, और मीडियम जो होता है मध्यम होता है। उद्योग की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। जब ये शुरू में आया था, जो एमएसएमई जो मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये वर्तमान समय में इसका निर्माण क्षेत्र जो है उद्योग, यदि प्लांट और मशीनरी का कुल निवेश अगर 25 लाख रुपए से कम है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो उद्योग बोला जाता है, ठीक है। और 25 लाख से अगर ऊपर जाता है तो वो स्मॉल होता है, और लगभग 5 करोड़ के आसपास शायद ऊपर जाएगा तो वो मीडियम्स होगा, ठीक है। और 5 करोड़ से आपका ज्यादा टर्नओवर हो जाता है तो वो मीडियम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर 25 लाख रुपए की निवेश से कम है तो वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म कहलाएगा, माइक्रो वो आपका बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। इसका जो डिसाइड कौन करता है, इसका जो बार बार कभी कभी बदलते रहता है, इसका जो 25 लाख है कभी चेंज होते रहता है, तो इसका समय समय पर बहुत बार चेंज भी हुआ है। तो इसका जो चेंज करने का पावर होता है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये सब किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आजादी के बाद पहली बार भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना किस राज्य में शुरू की है? ए में नागालैंड, बी में है त्रिपुरा, सी में है असम, डी में है मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरा में शुरू की है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। और ये हमेशा कितने 10 बरस पर की जाती है। हमेशा 10 बरस पर क्या होता है? जनसंख्या की काउंटिंग होती है। अब भारत की जनगणना 12 बार, अभी अभी जो बात करें तो 15 बार की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है? ए में है जयपुर, बी में है दिल्ली, सी में है कलकत्ता, डी में है वाराणसी। देखिए हस्तशिल्प का बात करें तो यानी जो हाथों से बनाई जाती है, जैसे मूर्ति, ये सब जो ऐसे वो गुड्स जो हाथों से बनाई जाती है उसको हस्तशिल्प बोला जाता है। तो इसका जो निर्यात संवर्धन जो परिषद है ऑफिस, वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब क्या है? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। हस्तशिल्प जो निर्यात संवर्धन परिषद है, ये कहाँ पर, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1986-87 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना स्थापना की गई थी, और ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका ऑफिस कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भट्टा तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। ए में है मन्नार की खाड़ी, बी में है कम्बख्त की खाड़ी, सी में है कच्छ की खाड़ी, डी में है 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब क्या है? डी बिल्कुल सही जवाब है। ये कम्बात की खाड़ी में आती है और कच्छ की खाड़ी में भी आती है। तो इसका क्या सही जवाब है? डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही वो बात लिखा हुआ है जो अभी बताया हुआ है, जो अरब सागर के अगर कहाँ पर ये स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं क्या होती है? ए में स्नायु कोशिकाएं, सी में तंत्रिका कोशिकाएं, सी में शुक्राणु कोशिकाएं, और डी में है ब्रेन स्टेम सेल्स। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो बात करें कि सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो इसका बिल्कुल सी सही जवाब है।
इसका क्या हो जाएगा? सी, शुक्राणु कोशिकाएँ होती है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए शुक्राणु जो होता है कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इन कोशिकाओं का आयतन जो है वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है? और जो शुक्राणु होते हैं, कोशिका के सिर पर लगभग 4 माइक्रोमीटर लंबा होता है। 4 माइक्रोमीटर यानी बहुत ही छोटा। इसका आकार लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी के समान होता है और अंडा कोशिकाएँ मानव शरीर के अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिकाएँ होती है, ठीक है? सबसे बड़ी कोशिकाएँ की बात करें तो अंडा कोशिकाएँ जो है वो मानव शरीर के अंडाणु, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिकाएँ होती है। सबसे छोटी जो शुक्राणु होती है और सबसे बड़ा अंडाणु होती है, ठीक है? तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब था, सी इसका बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? माने अगर कोई राष्ट्रपति पद पर कितनी बार लड़ सकता है? अगर मान लो एक बार राष्ट्रपति बन गया तो फिर वो कितनी बार और उसके राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है? ए में है 1 बार, बी में है 2 बार, सी में है 3 बार, डी में है जितनी बार चाहे उतनी बार। देखिए बात करें कि राष्ट्रपति का जो पद है उस पर कितनी बार आप खड़ा हो सकते हो, तो इसका सही जवाब क्या है? डी। सही उत्तर में कितनी भी बार हम लोग हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर एक बार कोई बन गया तो दोबारा भी बन सकता है, तिबारा भी बन सकता है, चाहे वो जितना बार बन सकता है, ठीक है? भारतीय संविधान के तहत हमेशा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान की अनुच्छेद 52 के अनुसार कहा गया है कि क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद है। तो उस पर आप जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति एक बार से कितना बार भी चाहे तो बन सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? ए में है निर्वाचन, बी में है नियुक्त, सी में है मनोनयन, डी में है चयन। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पीएम का। पीएम का चुनाव जो है वो कैसे होता है? निर्वाचन के द्वारा, डी के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, सी में है चयन के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। संसद के द्वारा कानून पारित, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? एक मिनट, मनोनयन के द्वारा किया जाता है पीएम का, क्योंकि हम लोग सांसद को चुन के भेजते हैं। ये ध्यान नहीं रखें कि हम लोग प्रधानमंत्री को चुन रहा है। जो ये सांसद जो जाते हैं, ये क्या करते हैं अपने में से जो भी अपने सांसद ही क्या करते हैं, जिसका मान लीजिए किसी भी दल का अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत है, तो वो अपने में से ही किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो ये मनोनयन के द्वारा होता है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं कि इसको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? हम लोग सांसद को चुन के भेजते हैं और वो सांसद वहाँ जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, ठीक है? तो जो सांसद के द्वारा कानून पारित करने के लिए प्रधानमंत्री एवं अन्य सरकारी मंत्रियों के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है? भारत के प्रधानमंत्री सीधे देश के जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। डायरेक्ट कोई भी भारत की जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है। अभी जो 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पीएम को वोट नहीं किए हैं। पहले हम लोग क्या किए हैं, अपने क्षेत्र के सांसद को वोट दिए हैं और वो सांसद जो है केंद्र में जाकर वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, ठीक है? इस जैसे भारत में अभी 543 सांसद गए हैं। इसमें से 50% यानी 50% से ज़्यादा जिसके पास यानी 271 के समथिंग नहीं, इसके से ज़्यादा जिसके पास बहुमत रहेगा, वही प्रधानमंत्री, उसी का पार्टी का आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। भारत के प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसे चुनते हैं, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा उसी में से किसी को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। जीतने वाली पार्टी का नेता जो होता है, यानी जिसको मान लीजिए अगर बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी के जो मेन पार्टी है वो क्या है, नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर बीजेपी ज़्यादा सीट ला अभी जो बीजेपी ज़्यादा सीट लाई है, तो बीजेपी का ही वो जो प्रधानमंत्री जो क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं, वही प्रधानमंत्री बनेंगे।
ठीक है? जीतने वाली पार्टी के नेता जो लोकसभा में बहुमत से जीतता है, वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई भी दल है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या आपको एलजेपी है, कोई भी पार्टी है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आती है, तो उसका जो अध्यक्ष है उस पार्टी का, वही पीएम बनता है। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति उसी को क्या करती है, पीएम बनाती है। और बात करें कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो उसको भी शपथ जो है आपको राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाती है, ठीक है? तो इसका भी ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत के पीएम जो है, प्रधानमंत्री, उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ जो है राष्ट्रपति ही दिलाती है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं हमारे, वो नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, कौन है? ए में है लोकसभा अध्यक्ष, बी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी में है वायुसेना का अध्यक्ष, डी में है थल सेना का अध्यक्ष। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो चुनाव है राष्ट्रपति नहीं करती है। क्या करती है? राष्ट्रपति नहीं करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए में है नई दिल्ली, बी में है शिमला, सी में है देहरादून, डी में है भोपाल। बात करें भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है की स्थापना कहाँ पर? देहरादून में हुई थी, और ये 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ए में है कर्नाटका में स्थित है, बी में है उड़ीसा में है, सी में है केरल में है, डी में है राजस्थान में। देखिए भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है या उड़ीसा में है या केरल में है? आप कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? ये राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय, आप इसका नाम सुने होइएगा, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इससे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य बिहार बिहार के नाम से जाना जाता, बिहार नहीं, बिहार के नाम से जाना जाता था। यह उद्यान एक अद्भुत पर्यटन स्थल का केंद्र है। इस विख्यात पक्षी अभयारण्य में हजारों दुर्लभ एवं संकटपन्न पक्षियां परखी प्रजाति पाई जाती है। दुर्लभ का मतलब होता है कि मतलब जो बहुत रेयर केस में मिलती है, ऐसा ऐसा पक्षी जो आप कभी देखे ही नहीं हो, वो सारी दुर्लभ पक्षी है। और संकटपन्न पक्षी है, यानी जो इसकी प्रजाति लगभग अब समाप्त हो रही है, वैसे पक्षियों को वहां बचाकर उसमें रखा गया है, और बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये इसका भी बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 2 फरवरी को, बी में है 4 फरवरी को, सी में है 5 फरवरी को, डी में है 31 जनवरी को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? उसके साथ आप लोग ये बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा नंबर में बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
नेक्स्ट बताइए, कारगिल स्मृति दिवस कब, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट बताइए, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद एक प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका क्या सही जवाब है? इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बात कर देखिए, विश्व कैंसर दिवस एक अग्रणी राष्ट्रीय जागरूकता के दिवस के रूप में 4 फरवरी को आयोजित की जाती है। विश्व कैंसर दिवस दिवस जो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल्स के नेतृत्व में वैश्विक एकजुट पहल है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब वही बात करें इसमें, देखिए अब विश्व एड्स दिवस कब मनाया सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो कब किया जाता है? 5 जून को किया जाता है। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को किया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक दिवस की बात करें तो ये कब मनाते हैं हम लोग? 28 जुलाई को मनाते हैं। और प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको सबको भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, कारगिल दिवस 26 जुलाई को, और ये विश्व प्राकृतिक दिवस को अपनाया जाता है 28 जुलाई को, और प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? ए में बिहार, सी में है पंजाब, डी में है तमिलनाडु, सी में और डी में है राजस्थान। देखिए, इसका जो सही जवाब क्या है? डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्य में क्या है? राजस्थान जो है सबसे नंबर 1 पर है। वहीं हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से पुरानी योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया है। तो इसका जो क्या सही जवाब था? डी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए में है नई दिल्ली, बी में है हैदराबाद, और सी में है कन्याकुमारी, डी में है गोवा। तो इसका जो सही जवाब क्या है? इसका बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, बात करें कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो संस्थान है जिसका मुख्यालय डोना, पलाऊ, गोवा और क्षेत्रीय केंद्र कोच्चि और मुंबई और विशाखापट्टनम में है। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की जो है 37 घटक प्रयोगशाला में से क्या है? एक है। ये कहाँ पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है, गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों की नई परिभाषा के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम को एक लघु उद्यम कहा गया। तो उसका जो टर्नओवर क्या होगा अभी बताया है, वार्षिक 5 करोड़ से कम हो, वार्षिक 75 करोड़ से ऊपर और 2.5 करोड़ के बीच में हो, वार्षिक 5 करोड़ से ऊपर और 75 करोड़ के बीच में हो, वार्षिक कारोबार जो है टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो और 50 करोड़ से नीचे हो। इसका सही जवाब क्या है? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कारोबार क्या होना चाहिए? 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और 75 करोड़ के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? लघु उद्यम कहा जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि सूक्ष्म लघु उद्योग की नई परिभाषा के अनुसार जो विनिमय क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। का कारोबार कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से ऊपर और 75 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर 5 से 75 करोड़ के बीच में है तो वो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 के दौरान भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी मद क्या है? ए में है रत्न और भूषण, बी में है पेट्रोलियम एवं
दूध उत्पादन, सी में है वस्त्र संवाद और डी में है इंजीनियरिंग समाज। देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इंजीनियरिंग सामान। अप्रैल जो 2017 से 2000 नवंबर के दौरान में निर्यात मतलब दूसरे देशों में कोई भी सामान जो है कितना, सबसे बड़ी मद में कौन सा सामान भेजा गया था, तो इंजीनियरिंग का सामान था। 2017 और 2 नवंबर 2000 अप्रैल से लेकर नवंबर तक के दौरान भारत में निर्यात की जाने वाली सबसे मंजूर इंजीनियरिंग के सामान थी, जो भारत से लगभग कुल निर्यात 26% हिस्सा था, और रासायनिक से संबंधित जो था वो दूसरे स्थान पर था, और कुल भारतीय निर्यात कितना था, 14.5% था। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही अपलोड होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लास आज बहुत ही अच्छा लगा हो। क्लास में कोई अगर त्रुटि हो तो वहाँ आप जरूर हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको रिपीट वेरीफाई करके उसको बता सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी तैयारी को और ही मजबूत करते रहिए, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।